मार्केट रेट से आधे रेट में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट के लिए, प्रॉपर्टी में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए हिसार हरियाणा की प्रॉपर्टी में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। हर प्रकार की प्रॉपर्टी अवेलेबल, हर प्रकार की प्रॉपर्टी हिसार हरियाणा में प्रॉपर्टी में लाभ लेने के लिए आप हमारे साथ जुड़ें, चाणक्य नीति सुने। धन्यवाद। अनित्य होती है पराजय। व्यक्ति चाहे तो फिर से प्रयास कर सकता है विजय के लिए। जब वो मन से पराजय को स्वीकार करता है तब वो होता है पराजित। कई बार मन से पराजय को स्वीकार करने वालों को, हार से हताश होने वालों को इस बात का पता ही नहीं होता कि जब उन्होंने साहस छोड़ा तब वो विजय के कितने निकट थे। हर पराजय विजय यात्रा के मार्ग में आने वाली एक अनुभव मात्र होती है। ऐसा अनुभव जो हमें कुछ और सिखाता है, हमारी कमियां हमें बताता है, हमें विजय के और निकट ले जाता है। इसलिए यवनों से मिली पराजय को भुला दीजिए। आइए मिलकर एक बार फिर हम सब एक और प्रयास करते हैं। मिलकर किया हुआ प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। मिलकर आज हम अपने देश का एक नया इतिहास रच सकते हैं, एक नया समाज गढ़ सकते हैं, नियति के लिखे तक को बदल सकते हैं। जोश अच्छा है वत्स, किंतु स्मरण रहे, बड़े बड़े योद्धा मात खा जाते हैं जब वो जोश में होश खो बैठते हैं। युद्ध का पहला नियम है अपना युद्ध चुनना सीखो। कब, कहां और किससे। युद्ध नीति कहती है कि वार सदैव अवसर देखकर ही करो। कैसा अवसर आचार्य? आज सब कुछ समाप्त। सोच लो चंद्रकांत, तुम सब समाप्त करना चाहते हो या सब कुछ आरंभ करना चाहते हो? सोच लो कि तुम आंबिक जैसे छोटे कपटियों से लड़कर अपनी गुणवत्ता व्यर्थ करना चाहते हो या मेरे साथ चलकर अपनी निपुणता को निखारना चाहते हो। मुक्ति तो शीघ्र ही मिलेगी चंद्रगुप्त, किंतु ध्यान रहे, एकाग्रता बनी रहे। कठिन पथ पर चलने पर कई बार धैर्य टूट जाता है, हृदय विचलित होने लगता है और कई बार तुम स्वयं से प्रश्न पूछ बैठोगे, पर तुम्हारा ध्यान सदैव लक्ष्य पर बना रहे, फिर वो चाहे तुमसे कितना ही दूर क्यों ना हो। इस समय मेरा लक्ष्य मात्र धनानंद को मारना है आचार्य। इस समय तुम्हारा लक्ष्य मात्र एक सक्षम योद्धा बनकर वीर यात्रा पर जाना है।
माना कि एक साहसी योद्धा एक युद्ध जीतकर दिखा सकता है, किंतु एक शिक्षक किसी साधारण जन को उस युद्ध को जीतने के योग्य बना सकता है। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए चुनौती उस युद्ध के लिए अच्छे योद्धाओं को ढूंढने में नहीं है, चुनौती है साधारण जन को युद्ध का कारण बताकर उन्हें असाधारण बनाने में, जो एक शिक्षक ही कर सकता है। अपने विचारों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी वाणी बनेंगे। अपनी वाणी को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्म बनेगी। अपने कर्मों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी आदत बनेंगे। अपनी आदतों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा चरित्र बनेगी। और अपने चरित्र को वश में रखो, क्योंकि इसी से तुम्हारा भाग्य बनेगा। किसी भी योजना में मात्र लक्ष्य निर्धारण महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण होता है वो प्रयास जिससे लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। जब भी लोग तुम्हारे प्रति अचानक अपना व्यवहार बदल लें, तो उनसे बहुत संभल कर रहना। आप कहना क्या चाहते हैं आचार्य? तुम्हें नहीं लगता ये आंबिक जो अचानक तुमसे मित्रवत व्यवहार करने लगा है, इसमें कुछ अप्राकृतिक है, असहज है? अथवा वो जो तुम्हारे गुरुकुल में प्रवेश तक के विरुद्ध थे और जिसके पास तुम्हारे लिए सदैव दंड या निंदा थी, अचानक वो आज तुम्हारी बातों की प्रशंसा करने लगे हैं। अकारण प्रशंसा करने वाले लोग दूध से ढके विष कुंभ की तरह होते हैं, जिनसे तुम्हें सचेत रहने की आवश्यकता है। जब व्यक्ति मित्र और शत्रु में भेद करना भूल जाए, तो समझ लो कि उसने पतन की ओर अपना पहला पग उठा लिया है। क्रोध के उन्माद में नहीं होता है समस्या का निदान, किंतु शांत चित्त हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। एक बात सदैव स्मरण रखना चंद्रगुप्त, कोई भी नियति जनित समस्या मानवीय क्षमताओं से बड़ी नहीं है। समस्या मात्र इतनी सी है कि अधिकतर लोग कठिनाइयों को केवल देखते रह जाते हैं, किंतु कुछ लोग कठिनाइयों के बीच रहकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इतिहास में केवल उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो विषम से विषम परिस्थितियों में रहकर भी अपने लक्ष्य को दृष्टि में रखकर दैनिक समस्याओं में बिना उलझे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को समूल सुलझा लेते हैं। इतिहास साक्षी है चंद्रकांत, महान वही बन पाया है जिसने अपनी कठिनाइयों को आगे बढ़ने का अवसर बना लिया, जिसने अपनी कमियों को निर्बलता नहीं अपनी शक्ति बना लिया। असंभव दिखने वाला निर्णय होता क्या है? एक ऐसा कठिन निर्णय जो लिया जा सकता है। इसलिए चाहे जितना असंभव लगे, निर्णय लो, क्योंकि समस्या को अनिर्णय से खींचोगे तो समस्या तुम्हें खा जाएगी। निर्णय लेने में साहस करो, फिर देखो इतिहास तुम्हारा नाम कैसे अमर बना देता है। एक सरल नियम है चंद्रगुप्त,
समस्या तुम्हें समाप्त करे उससे पहले समस्या को समाप्त कर दो, जड़ से मिटा दो उसे, ताकि वो अपना सर ही ना उठा, वो अपना सर ही ना उठा, वो अपना सर ही ना असफलता से सीखना भी आवश्यक होता है चंद्रगुप्त। किंतु हर बार त्रुटि नई होनी चाहिए। यदि तुम त्रुटि दोहरा रहे हो तो समझ लो कि कोई चूक अवश्य हो रही है। असफलताओं का जीवन में बड़ा महत्व होता है। ये तुम्हें विनम्र बनाती है, शत्रु तक का आदर सिखाती है। बस असफलताओं से सीखने की चाह होनी चाहिए। इस असफलता को भी सीखने का एक और अवसर मानो। इस असफलता से मुझे क्या सीखना चाहिए आचार्य? जब भी कोई योजना बनाओ और यदि वो असफल हो जाए तो क्या करोगे? उससे बाहर कैसे निकलोगे? इस पक्ष को सदैव याद रखो। नेतृत्व क्या होता है? शत्रु या विपरीत परिस्थितियों के प्रति मन में उनका सम्मान होना। एक अच्छा राजा वो नहीं जो आक्रमण करना जानता है। एक अच्छा राजा वो है जिसे पीछे हटना भी आता है, पुनः संगठित होने के लिए समय जुटाना भी आता है। पीछे हटने में कोई लज्जा नहीं यदि दूसरे दिन नए उत्साह से लड़ पाओ। यही तुमने आज किया चंद्रगुप्त। क्या हुआ चंद्रगुप्त? आचार्य, मैं इतने वर्षों से आपके साथ हूं, किंतु अभी तक आपको जान नहीं पाया। मुझे जब भी ऐसा लगता है कि मैं आपको जानने लगा हूं, समझने लगा हूं, आप ऐसा कुछ बोल देते हैं या ऐसा कुछ कर देते हैं जिसके पीछे कोई गहरा उद्देश्य होता है, ऐसी कोई गहरी बात होती है जो मैं समझ ही नहीं पाता। मैं जब भी कोई योजना बनाता हूं तो उसकी सफलता को लेकर संशय मेरे मन में भी रहते हैं। मैं योजना की परिकल्पना को अनुभव और अंतर्दृष्टि के साथ सोचे समझे संभावित संकटों का ध्यान रखते हुए कार्य में लाने का प्रयास करता हूं। किंतु कार्य की सफलता योजना, भाग्य और अंतरात्मा के स्वर के मिले जुले असर से तय होती है। कार्य की सफलता में इन तीनों की बराबर की भूमिका होती है। सफलता के लिए अर्जुन की तरह हो पाना उचित रहता है, मात्र लक्ष्य की ओर दृष्टि और कहीं नहीं। प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भव। मेरे प्रश्न का उत्तर दो चंद्रगुप्त। तुम शिकारी की चुनौती को अस्वीकार क्यों कर रहे हो? यदि इस बार मैं हार जाता तो, और फिर ये अर्थात हारने का भय रोक रहा था तुम्हें। याद रखना चंद्रगुप्त, यही भय तुम्हें विजय भी दिलाएगा। मैं कुछ समझा नहीं आचार्य। जो लोग भय को बहुत गंभीरता से लेते हैं, विजयश्री उन्हीं के गले में जयमाला डालती है।
देखो वत्स, नियति तो यही कहती है कि अधिक पाना है, और अधिक पाने के लिए बहुत खतरा उठाना पड़ता है। कुछ लोग खतरा नहीं उठाते, जीवन जैसे चल रहा है बस जीते चले जाते हैं। पर जो प्रगति करना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, जो कुछ उनके पास है उसे दांव पर लगाने से नहीं डरते। संभावना है कि हार जाएं वे, कुछ ना कर पाए वे, पर ये जो कुछ कर दिखाने का प्रयास है, यही उन्हें औरों से अलग बनाता है। भले ही वे हार जाएं, पर यह संतोष उनसे कौन छीन सकता है कि उन्होंने कुछ अच्छा कर दिखाने का प्रयास तो किया। आज तुम्हारी शिक्षा का पहला दिन है चंद्रगुप्त। अपने लक्ष्य के लिए युद्ध शास्त्र में उच्च शिक्षा, निर्णय सही है तुम्हारा। बस एक बात याद रखना, मात्र सीखना ही पर्याप्त नहीं है। जो कुछ सीखो उसे अपने रक्त में बसाओ, क्योंकि तुम्हें सबसे अच्छा बनना है, हर विषय में सर्वश्रेष्ठ। और एक बात, सच्चा योद्धा ना तो शारीरिक बल से बनता है और ना ही अस्त्र शस्त्र के ज्ञान से। सच्चा योद्धा बनता है मात्र अपनी बुद्धि से। चुनौतियां तुम्हारे सामने वस्त्र बदल बदल कर आएंगी। यदि तुम्हें अपना लक्ष्य याद रहा, हर चुनौती, हर परीक्षा तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य सिखाएगी। एक नायक, एक आदर्श सेनापति जब इस बात से संतुष्ट हो जाए कि इसी मार्ग पर चलकर उसे विजय मिलेगी, यही मार्ग उसे सफलता की ओर ले जाएगा, तो फिर उसे दृढ़ता के साथ अपने निर्णय पर टिकना चाहिए। फिर वो मार्ग चाहे कितना ही ध्रुव क्यों ना हो, संकट भरा क्यों ना हो, फिर ये सारी शंकाएं एक आदर्श सेनापति के लिए अर्थहीन हो जानी चाहिए। राजनीति में कभी कभी एक साथ दो स्वार्थियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में ध्यान रहे, उनको उनकी इच्छा के शस्त्र चुनने का अवसर ना दिया जाए। एक चतुर योद्धा वो नहीं जो विजयी होता है, चतुर योद्धा वो है जो सहजता से विजयी होता है। किसी भी योद्धा के लिए युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र होता है गति। शत्रु की शिथिलता का अपनी गति से लाभ उठाओ, अनपेक्षित शैली अपनाओ, उसके असुरक्षित भाग पर आक्रमण करो। आमने सामने के युद्ध में शत्रु की गति को पहले समझो और फिर चौंकाने वाली गति से उसे पराजित कर दो। कुछ महत्वपूर्ण बातें और, परिस्थितियों के अनुकूल शीघ्रता से ढल जाओ, यही विजय की कुंजी है। और युद्ध में मृत्यु के लिए सदा तैयार रहो। जिस घड़ी तुम्हें लगे कि अब कोई मार्ग नहीं बचा, उस समय उनका स्मरण करो जिनके लिए तुम जी रहे हो। यही तो गुण होते हैं सच्चे नायक के, सच्चे नेता के। जितनी विपरीत परिस्थितियां उसके समक्ष आती हैं, वो उतना ही सक्षम होता जाता है। हर नई और अप्रत्याशित बाधा से जीतकर ही सेनापति अपने सैनिकों की दृष्टि में बड़ा और प्रिय बनता है। चंद्रगुप्त, यह खेल जो तुम सहाल में खेलने जा रहे हो, हमारी योजना, हमारा शत्रु पहले से ही जान रहा है। ऐसे में एक बात सदैव याद रखना कि शत्रु जो चाल चले, उसकी चाल के अनुसार तब तक चलते रहो
जब तक उसे विश्वास ना हो जाए कि तुम उसकी चाल में उलझ चुके हो। और जब शत्रु असावधान हो जाए, उसे उसी की चाल में उलझाकर मार दो। जी आचार्य, ये बात सदैव याद रखूंगा मैं। परंतु आचार्य, हम धन से तो आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे धन पर तो अब सिकंदर का नियंत्रण है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपना ही धन चुराना पड़ेगा महाराज। नीति शास्त्र के नियम के अनुसार पाप केवल एक ही होता है, चोरी। जब आप किसी की हत्या करते हैं, तब आप उससे उसका जीवन चुराते हैं। जब आप मिथ्या कहते हैं, तब दूसरे के सत्य बोलने के मौलिक अधिकारों को आप उससे चुरा रहे होते हैं। जब आप किसी से विश्वासघात करते हैं, तब आप उससे न्यायोचित अधिकारों को उससे चुरा रहे होते हैं। किंतु जिन्होंने बलपूर्वक अपना अधिकार जमा लिया हो, ऐसों से अपना ही धन चुराने में कैसा पाप, विशेषकर तब जब वो अपनी ही मातृभूमि के लिए प्रयोग में लाया जा रहा हो ही नहीं सकती ऐसी चोरी पाप। मनुष्य जब बुद्धि से तनाव में होता है, चिंताग्रस्त होता है, तब उसका चित्त भी संशय में होता है। ऐसे समय में उसके मस्तिष्क, उसकी बुद्धि से खेला जा सकता है, अपने विचार उस पर रोपे जा सकते हैं। मैंने सदा कहा है, वर्ष भर में फल चाहिए तो धान की बुवाई करो, 10 वर्षीय योजना हो तो पेड़ उगाओ, और योजना यदि जीवन भर की हो तो लोगों को शिक्षित करो। चंद्रगुप्त, हमें ना तो अपने बीते समय को लेकर अनावश्यक रूप से कोड़ना चाहिए, और ना ही अपने भविष्य को लेकर अनावश्यक रूप से उत्सुक होना चाहिए। वर्तमान सत्य है, उसी पर पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। किंतु कैसे? बीते समय से शक्ति बटोरो और सजग होकर गढ़ो अपना वर्तमान। भविष्य अपने आप संवर जाएगा। परंतु आचार्य, हम धन से तो आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे धन पर तो अब सिकंदर का नियंत्रण है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपना ही धन चुराना पड़ेगा महाराज। नीति शास्त्र के नियम के अनुसार पाप केवल एक ही होता है, चोरी। जब आप किसी की हत्या करते हैं, तब आप उससे उसका जीवन चुराते हैं। जब आप मिथ्या कहते हैं, तब दूसरे के सत्य बोलने के मौलिक अधिकारों को आप उससे चुरा रहे होते हैं। जब आप किसी से विश्वासघात करते हैं, तब आप उससे न्यायोचित अधिकारों को उससे चुरा रहे होते हैं। किंतु जिन्होंने बलपूर्वक अपना अधिकार जमा लिया हो, ऐसों से अपना ही धन चुराने में कैसा पाप, विशेषकर तब जब वो अपनी ही मातृभूमि के लिए प्रयोग में लाया जा रहा हो ही नहीं सकती ऐसी चोरी पाप। मनुष्य जब बुद्धि से तनाव में होता है, चिंताग्रस्त होता है, तब उसका चित्त भी संशय में होता है। ऐसे समय में उसके मस्तिष्क, उसकी बुद्धि से खेला जा सकता है, अपने विचार उस पर रोपे जा सकते हैं। मैंने सदा कहा है, वर्ष भर में फल चाहिए तो धान की बुवाई करो,
10 वर्षीय योजना हो तो पेड़ उगाओ, और योजना यदि जीवन भर की हो तो लोगों को शिक्षित करो। चंद्रगुप्त, हमें ना तो अपने बीते समय को लेकर अनावश्यक रूप से कोड़ना चाहिए और ना ही अपने भविष्य को लेकर अनावश्यक रूप से उत्सुक होना चाहिए। वर्तमान सत्य है, उसी पर पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। किंतु कैसे? बीते समय से शक्ति बटोरो और सजग होकर गढ़ो अपना वर्तमान। भविष्य अपने आप संवर जाएगा। मेरी ये दृढ़ मान्यता है कि बच्चों को पहले 5 वर्ष तक अपने हृदय का टुकड़ा मानकर भरपूर प्रेम देना चाहिए। उसके अगले 5 वर्ष उन्हें कड़े अनुशासन में रखना चाहिए, और जब वे 16 वर्ष के हो जाएं, तो उन्हें अपना प्रिय मित्र मान लेना चाहिए। मानव हृदय एक ऐसी विचित्र वस्तु बनाई है विधाता ने कि सफलता पाने के लिए यदि मानव धैर्य और संयम का साथ ले तो हृदय उसे सद्मार्गी बना देता है, और सफलता पाने की शीघ्र इच्छा यदि बलवती हो जाए तो यही हृदय उसे कुटिल बनाने में क्षण भर भी नहीं गंवाता। पसीने की एक बूंद बहुत सा व्यर्थ का रक्तपात बचा सकती है। कोई भी बड़ा कार्य करने के लिए मात्र उचित योजना ही आवश्यक नहीं है, उस योजना में संपूर्ण आस्था की भी आवश्यकता होती है। योजना यदि अच्छी है तो उस अभियान को पूरा करने वाले निर्णय भी अच्छे होंगे। इसलिए गुणीजन कह गए, अच्छी योजनाएं असंभव दिखने वाले स्वप्नों को भी जीवंत बना सकती हैं। आप मेरी बात कदापि नहीं मानेंगी राजकुमारी दुर्धरा। मैं इस बात से भलीभांति परिचित हूं, किंतु एक बात याद रहे, एक स्त्री पुरुष को बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। मैं ये नहीं कहता कि आपका इसमें कोई दोष है, किंतु जैसे एक कोयल की सुंदरता उसकी मीठी कूक में होती है, वैसे ही एक स्त्री की सुंदरता उसकी पति भक्ति में होती है। भक्ति होती क्या है? प्रेम की चरम सीमा। प्रेम की चरम सीमा अर्थात संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण समर्पण अर्थात भक्ति। और जब ये जहां हो जाती है तब एक पक्षीय नहीं होती। अब एक क्षण के लिए सोच कर देखिए, एक व्यक्ति अखंड भारत के निर्माण में लगा है और उसके हृदय में रह रहकर प्रश्न उठ रहे हैं, घर पर उसकी पत्नी कैसी होगी, क्या कर रही होगी। कल्पना में यह चित्र कितना विचित्र लग रहा है। इसलिए कहते हैं कि प्रेम योद्धा को निर्बल बना देता है। प्रेम योद्धा को ऐसी ऐसी दुविधाओं में डाल देता है जहां उसके लिए उचित और अनुचित में भेद करना कठिन हो जाता है। प्रेम में उसे सब कुछ इतना स्वप्निल, इतना सुंदर लगने लगता है कि वो लड़ना तक भूल सकता है उसकी सुगंध में डूबकर, कि वो युद्ध तक हार सकता है उसकी सुगंध में डूबकर। यह उसके लिए घातक हो सकता है,
उसके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। और चंद्रगुप्त प्रेम के लिए इतना बड़ा मूल्य नहीं चुका सकता। वैसे भी उसके जीवन को हर क्षण संकट घेरे रहते हैं। सहस्त्रों साथियों का उत्तरदायित्व है उस पर। मैं इस महान संग्राम में आपका दुर्ग के भीतर से द्वार खोलना महत्वहीन नहीं मान रहा। मैं प्रेम के विरुद्ध नहीं हूं, मैं सम्मान करता हूं प्रेम का। किंतु एक छोटी सी भूल जीवन ले सकती है चंद्रगुप्त। उस स्वप्न को चूर चूर कर सकती है ये तुच्छ भूल, जो उससे भी बड़ा है, मुझसे भी बड़ा है, आपसे भी बड़ा है, हम सबसे बड़ा है। अखंड भारत का स्वप्न ये है चंद्रगुप्त, जिसे इतिहास गढ़ना है, जिसे इतिहास में अमर होना है, जिसे इस समय का युग पुरुष बनना है। ऐसा युग पुरुष जिसे आने वाली सैकड़ों सहस्त्रों पीढ़ियां चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाने। बड़े कठिन मार्ग पर चल पड़ा है और यह मार्ग मात्र यश और प्रसिद्धि का नहीं है राजकुमारी दुर्धरा। पवित्र यज्ञ है उसका लक्ष्य। और जब यज्ञ इतना बड़ा हो तो बड़े बड़े बलिदान देने पड़ते हैं उसके लिए। तुमने मुझसे पूछा था कि क्या सत्ता सभी को भ्रष्ट बना देती है। तुमने मुझसे कहा था कि मगध के सिंहासन पर बैठते ही मैं सिकंदर या अन्य राजाओं की तरह हृदयहीन तो नहीं हो जाऊंगा कहीं। तो आज मैं कह सकता हूं चंद्रगुप्त, नियति ने तुम्हारा भविष्य अन्य राजाओं से भिन्न लिखा है। और यह बात पूरी यात्रा में सिद्ध भी हो चुकी है। और कारण उद्यम में ही छिपा है। तुम्हारा जन्म अन्य राजाओं या सिकंदर की तरह नहीं हुआ, जिन्हें बचपन से ही मात्र सुविधाएं मिली हों, जिन्हें हर पल विजय युद्धों और बड़े बड़े सम्राटों की कहानियां सुनने को मिली। और तुम एक निर्धन परिवार में जन्मे, एक ऐसा परिवार जो कुचला गया, जिसने सदा सहा ही सहा, दुख अपमान यातना सब कुछ सहा। और चंद्रगुप्त, जिसे ये सब कुछ याद रह जाता है, अपनों का दुख, अपनों की यातना, अपनों की असहायता, अपनों की निर्धनता, तो चाहे वो कितने ही बड़े सिंहासन पर क्यों ना बैठ जाए, अपनी जनता के प्रति कभी हृदयहीन नहीं होता। वो राजा कभी अमानवीय नहीं होता। वो राजा अपनी सत्ता के मद से कभी भ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि जिसने निर्धनता भोग ली, देख ली, वो अपनी जनता की हर विवशता को समझ लेगा, बिन बताए ही समझ लेगा वो अपनी प्रजा के दुख। इसीलिए सत्ता भी उसे भ्रष्ट नहीं बना सकती। फिर वो अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं जिएगा, वरन अपनी सत्ता और शक्ति का उपयोग अपने जैसे गरीबों के जीवन बदलने के लिए करता है। साधारण जन के लिए असाधारण दुनिया का निर्माण करने के सपने देखता है, क्योंकि उसके मन में गरीबों के लिए दर्द होता है। फिर कोई भी शक्ति उसे भ्रष्ट कैसे बना सकती है? इसीलिए तुम अपना अंतिम पण तक दूसरों को देने के लिए सहजता से तैयार हो जाते हो। अपनी मां की अंतिम निशानी तक उन्हें बचाने के लिए दांव पर लगा देते हो, जिन्हें तुम ठीक से जानते तक नहीं। बस उनके दर्द को जाना तो सब कुछ लुटा दिया, उनके लिए कोड़े भी खा लिए। चंद्रगुप्त, तुम दूसरे राजाओं की तरह भ्रष्ट हो ही नहीं सकते। कभी नहीं।
युद्धकाल में सबसे मूल्यवान निधि होती है सूचनाएं और जानकारियां। शत्रु पक्ष की सूचनाएं और जानकारियां हमें बहुत कुछ बता सकती हैं, और जब हम इन्हें प्राप्त कर लेते हैं तो ये हमारी व्यूह रचना को बल ही नहीं देती, आधार भी देती हैं और उन्हें धार भी देती हैं। सामरिक महत्व की असरदार सूचनाओं के बल पर बड़े से बड़े युद्धों के परिणाम बदल जाते हैं। युद्ध में शत्रु को असावधान और निश्चिंत करने से बड़ा कोई शस्त्र नहीं होता। इसलिए युद्ध जीतने के लिए युद्ध काल में ही शत्रु को विश्वास दिला दो कि वास्तव में युद्ध वही जीत रहा है। वो निश्चिंत हो जाता है, उसके लड़ने की भूख शांत हो जाती है। ऐसे समय में उस पर आक्रमण कर उसे सदा के लिए धराशायी किया जा सकता है। सदैव याद रखो, युद्ध कला को मुख्य 5 तत्व नियंत्रित करते हैं। स्वर्ग या भाग्य, धरती या कर्म, सेनापति, संचालन विधि एवं अनुशासन, और इन सबसे ऊपर सबसे महत्वपूर्ण है नैतिक नियम। नैतिक नियम वो नियम होता है जिसमें प्रभाव और विश्वास के कारण प्रजा अपने राजा के प्रति प्रतिबद्ध रहती है। राजा के प्रति यह प्रतिबद्धता एक ऐसा नैतिक जाल होता है जिसमें उलझाकर आप जनता से जो चाहे करवा सकते हैं। आप जनता को आशा के जाल में इस नैतिकता से उलझा सकते हैं, जबकि वास्तविकता में आशा हो ही ना। आप इस नैतिक जाल की सहायता से जनता को आशा ना होते हुए भी यह विश्वास दिला सकते हैं कि आशा है। इस तरह से आप उनके स्वाभिमान को उकसा सकते हैं, उनके आत्माभिमान को उबार सकते हैं कि वे अपने लिए अन्य विकल्पों के होने के उपरांत भी आपके लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। चाणक्य सदा कहते थे कि युद्ध करके शत्रु पर विजय प्राप्त करने में कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात बिना युद्ध किए, बिना रक्त बहाए विजय प्राप्त करने में। बिना आक्रमण के शत्रु को समूचा जीतने के लिए शत्रु के मन से आशा ही मिटा दो कि वो अपने विरोधी से जीत भी सकता है, जिससे उसके लड़ने और जीतने की क्षमता कम हो जाती है। अब आता है योजना का दूसरा चरण। तो दूसरे चरण में जितने भी संसाधन हमारे पक्ष में है उनका प्रयोग, ताकि हारने की संभावना ही ना हो। और योजना का तीसरा चरण, शत्रु की निर्बलता का अपने लाभ के लिए प्रयोग, जिससे जीतने के लिए कम शक्ति लगानी पड़े। और इस बार चाणक्य ने धनानंद के लिए उसी की सत्ता और शक्ति के केंद्र में चुनौती प्रस्तुत कर उसके अस्तित्व को ही एक प्रकार से मानो झकझोर दिया था। स्वाभिमान जब तुम्हें अंधा बना दे तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। वो तुम्हें हिंसक बनाता है, तुम्हारे अंदर क्रोध उपजाता है। सबसे पहले हमें इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है, और जब हम इस बात को जान लेते हैं तो हमें इसका उपयोगी अंग भी समझ लेना चाहिए, और वो ये है कि इस अभिमान का उपयोग अपने शत्रु के विरुद्ध करें। वो तिलमिला उठेगा और क्रोध से पागल हो कोई ना कोई भूल अवश्य कर बैठेगा। युद्ध कौशल युद्ध नीति का प्रतिबिंब है। युद्ध नीति युद्ध के लिए यथोचित युद्ध योजनाओं के लिए निर्माण का आधार होती है। किसी भी युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति के लिए सफलता हेतु प्रमुख 10 बिंदु होते हैं। युद्ध के लिए यथोचित योजना, युद्ध घोषणा का समय, युक्ति संगत आक्रमण, युक्ति संगत युद्ध शैली का चयन,
शत्रु की शक्ति और उसके निर्बल पक्ष की विस्तृत जानकारी, अपने सैनिकों और अपनी क्षमताओं का भिन्न भिन्न ढंग से प्रयोग, आक्रमण की चालों में चपलता से बदलाव, युद्ध के समय अपने आसपास के भूगोल की पूरी जानकारी। और इन 9 बिंदुओं से भी अधिक महत्वपूर्ण है, हर युद्ध किसी न किसी प्रकार के छल या छद्म पर आधारित होता है। यदि तुमने अपने शत्रु के विरुद्ध एक अच्छी योजना बनाई है तो यह मानकर चलो उसने भी तुम्हारे विरुद्ध उससे भी अच्छी योजना बनाई होगी। युद्ध में वही योद्धा सफल हो पाता है जो अपने शत्रु की सभी योजनाओं को भांप लेता है और फिर उत्कृष्ट छद्म बना पाता है। जैसे जब तुम आक्रमण करने वाले हो तो शत्रु को लगना चाहिए कि तुम अभी आक्रमण की स्थिति में नहीं हो। जब शक्ति का प्रयोग करने वाले हो तो शत्रु को लगे कि तुम निष्क्रिय हो। जब तुम शत्रु के बहुत निकट हो तब उसे लगना चाहिए कि तुम शत्रु से बहुत दूर हो। और जब तुम दूर हो तो शत्रु को लगे कि तुम उसके अत्यंत निकट हो। शत्रु से अपनी सही स्थिति छिपाकर छल से उसे अव्यवस्थित करो और शत्रु जब अस्थिर हो उस पर वार करके उसे कुचल दो। मैं किसी युद्ध में उलझना नहीं चाहता, किंतु मगध जैसे साम्राज्य में यदि हम उनसे बिना लड़े अपने आप को बचा नहीं पाए, ऐसे में मगध से सीधे युद्ध के अतिरिक्त हमारे समक्ष और कोई विकल्प नहीं बचता। इस युद्ध का सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ी समस्या है हमारे अंदर बैठा भय, अज्ञात से भय जो अतार्किक है, क्योंकि अज्ञात जैसी बात होती ही नहीं है। बातें मात्र कुछ समय के लिए हमसे छिपी हुई हो सकती हैं, कुछ समय के लिए हो सकता है कि हम उन्हें समझ न पाए, तो इससे भय क्यों पाले मन? ये तो संकेत है इस बात कि चलो शत्रु के सामर्थ्य के बारे में और जानो, और जानो, और जानो। ये क्या बात हुई आचार्य? आपने स्वयं ही मुझे मेरी समस्या का हल बताने के लिए यहां बुलाया था और आपने भीतर से द्वार बंद कर लिया। मैं क्या बताऊं चंद्रगुप्त, समस्या का हल तुमने स्वयं ही ढूंढ लिया। तुम्हें मुझसे उत्तर चाहिए था तो तुमने भीतर आने का मार्ग ढूंढ लिया। इसी तरह कोई कितने भी द्वार बंद कर दे, जिसके हृदय में विद्या को पाने की सच्ची चाह होती है, वो विद्या को पाने का मार्ग ढूंढ लेता है, जैसे तुमने अभी किया। आपको मुझ पर इतना विश्वास है, इसलिए मैं आपका आभारी हूं आचार्य। पर मुझे तो युद्ध का कोई ज्ञान नहीं। मैं तो दल के चुनाव के समय ही असफल हो जाऊंगा आचार्य। कवच तो बहुत दूर की बात है। सबसे बड़ा बल हृदय में होता है। यदि यह बल निर्बल ना हो जाए, सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी चंद्रगुप्त। मैं प्रयोजन करूंगा तुम्हारी इस वीर यात्रा में सम्मिलित होने का। आप जो कहेंगे मैं करूंगा आचार्य। इसके लिए तुम्हें एक आदर्श विद्यार्थी बनना होगा चंद्रगुप्त। आदर्श विद्यार्थी वो है जो किसी भी परिस्थिति में सीखने के लिए सदैव तत्पर है। छोटे से लेकर
बड़े से मिले, जहां से भी मिले, उसे मात्र शिक्षा ग्रहण करनी है। इच्छित विद्या अपनों से मिले, परायों से मिले, मित्रों से मिले या शत्रुओं से मिले, उसका लक्ष्य हर मूल्य पर विद्या, चाहे उसे मान मिले या अपमान मिले। गुरु जो सिखाए उसे सीखो, जो कहे वो करो, शेष मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें सीखने में किसी से पीछे नहीं रहना चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, इतने उद्विग्न क्यों हो रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा आचार्य, क्या करूं क्या ना करूं। हर महान स्वप्न का आरंभ उस व्यक्ति से होता है जो स्वप्न देखता है, किंतु स्वप्न देखने वाले को यह सदैव याद रखना चाहिए कि इच्छा शक्ति और लगन उसके भीतर ही होती है, जो ग्रहों और नक्षत्रों तक पहुंचकर पूरे जगत को बदल सकती है। एक बात और चंद्र, सभी विचार अचानक अपने नहीं हो जाते, सभी स्वप्न यकायक मूर्त रूप नहीं ले लेते। इसके लिए व्यक्ति को धैर्य के आसन पर जमकर बैठने का अभ्यास करना होता है, क्योंकि नियति जब घटनाओं की गति को विराम देती है तो समझ लेना चाहिए कि वो हमें उचित अवसर की प्रतीक्षा करने का संकेत दे रही है। इसलिए धैर्य का साथ कभी मत छोड़ो, यह तुम्हें उपयुक्त समय और उचित अवसर तक अवश्य ले जाएगा। तुम्हें इस समय जिस पीड़ा का अनुभव हो रहा है वो किसी भी तरह से विशिष्ट नहीं है, किंतु तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हृदय में झंझावात चल रहा है। वैसी पीड़ा का अनुभव आज तक विश्व में किसी ने किया ही नहीं होगा, किंतु ये एक साधारण सा आकर्षण मात्र है, एक पुरुष का एक स्त्री के लिए आकर्षण। यदि इस आकर्षण और इस आकर्षण के प्रभावों को काबू ना किया गया तो इसके भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं। एक बात सदैव याद रखना चंद्रगुप्त, आत्मिक ज्ञान से बड़ा कोई आनंद नहीं, कामुकता से बड़ी कोई व्याधि नहीं, और शारीरिक आकर्षण से बड़ा कोई शत्रु नहीं। क्या आचार्य, एक स्त्री और पुरुष का मिलन कोई बुरी बात होती है? कदापि नहीं। एक साधारण व्यक्ति के लिए यह सामान्य होगा, किंतु जिन्हें महान बनना है, जिन्होंने अपने लिए एक महान लक्ष्य निर्धारित किया है, उनके लिए ये घातक होगा, आत्मघाती होगा। जिसके मन पर प्रेम, आसक्ति, आकर्षण ने डेरा जमा रखा हो, वो व्यक्ति अपनी सत्ता और शक्ति का निष्पक्ष रूप से निष्पादन करने में असमर्थ हो जाता है। फिर वो अपने ही पूर्वस्व की छाया भर रह जाता है। वो सदैव असुरक्षा की कुंठा से पीड़ित रहता है। ये सब किसी किसान, किसी व्यापारी, किसी पदाति सैनिक के लिए सामान्य हो सकता है, किंतु जिसने अखंड भारत के सम्राट बनने का लक्ष्य निर्धारित किया हो, उसके लिए प्रेम, आसक्ति, कामुकता उसके पतन का कारण होती है। कभी कभी सोचता हूं आचार्य कि यदि इस लक्ष्य को पाने के लिए
इतना भारी मूल्य ना चुकाना पड़ता तो? साधारण मूल्य चुकाकर यदि इतना बड़ा लक्ष्य मिल पाता तो कोई भी अखंड भारत का निर्माण कर लेता। फिर ना तो किसी चाणक्य की आवश्यकता होती और ना ही किसी चंद्रगुप्त की। प्रणाम आचार्य। आचार्य, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। पूछो। क्या आपको याद है कालद्वीप जाते समय मैंने आपसे कुछ मांगा था? तुमने मुझसे एक दिन ऐसा मांगा था जिस दिन मैं तुम्हारे किसी भी कार्य के लिए तुमसे कोई प्रश्न ना करूं। तो क्या वो दिन मुझे आज मिल सकता है आचार्य? बस एक दिन। ठीक है, किंतु मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त आचार्य? अच्छे और बुरे लोगों में अंतर होता है, आत्मा का। होता क्या है चंद्रगुप्त कि कभी कभी अच्छे लोग बुरों को सबक सिखाते समय अपनी आत्मा की मूल अच्छाई को ही भूल जाते हैं। वो बुरों जैसे हो जाते हैं। इस बारीक अंतर को सदैव याद रखो चंद्रगुप्त, क्योंकि यही अंतर मानव को पशु होने से बचाता भी है। बुरों को पाठ पढ़ाओ, किंतु ऐसा करते समय पशु मत बन जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे? मैं वचन देता हूं आचार्य, अपने शत्रु पर वार करते समय भी मैं मन से पशु कभी नहीं बनूंगा। आपका शिष्य हूं, सदैव मानव ही रहूंगा। निद्रा भोजन भोग भय, ये नर पशु समान। ज्ञान अधिक इक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। चंद्रगुप्त, पृथ्वी पर कई जीव मनुष्य से अधिक शक्तिशाली थे। गाय, बैल, शेर, हाथी सभी मनुष्य से अधिक बलवान थे। किंतु राज किसने किया पृथ्वी पर? मनुष्य ने। कैसे? बुद्धि से। तुम्हें भी बुद्धि से लड़ने वाला योद्धा बनना है चंद्रगुप्त। यदि तुम अपने लक्ष्य को पूरी एकाग्रता से प्राप्त करना चाहोगे तो आत्मिक बल वो कर दिखाता है कि साधारण लोगों को यह असंभव लगता है। आचार्य, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इस धरती का सबसे भाग्यशाली विद्यार्थी, जिसे आपके आशीर्वाद से इन महान योद्धाओं से शिक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य, क्या सदैव मैं इनसे यहां सीखता नहीं रह सकता? ये सब तो इतना कुछ जानते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। मुझे बहुत कुछ सीखना है आचार्य। अति सर्वत्र वर्जते। अति किसी भी बात की बुरी होती है चंद्रगुप्त, फिर वो चाहे सीखने की क्यों ना। ज्ञान का अर्थ उसके उपयोग में है। यदि तुम एकाग्रचित हो सको, अपने शरीर के साथ साथ अपने मन पर भी अधिकार कर लो, तो एक साधारण शरीर भी असाधारण कार्य कर सकता है, चाहे जितनी पीड़ा हो। यदि तुम्हारा मन उस पीड़ा को माने ही ना तो। इतिहास में ऐसे कई वीरों के विवरण हैं जिनका सर धड़ से अलग हो गया,
किंतु वो युद्ध में लड़ते रहे, रक्त की अंतिम बूंद तक लड़ते रहे। उन योद्धाओं को गौरवान्वित करो, बता दो उन्हें कि अब तुमने संभाला है उनका उत्तरदायित्व। लक्ष्य प्राप्ति के लिए दो मार्ग होते हैं चंद्रगुप्त, एक सरल मार्ग तो दूसरा कठिन। सरल मार्ग सदैव लुभाता है, परंतु लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही भटका देता है। एवं दूसरा कठिन मार्ग, वो लंबा हो सकता है किंतु लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाता है। मैंने तुम्हारे समक्ष दोनों पर्याय रखे थे, पर तुमने सरल मार्ग चुना। तो अब करो उसके दुष्परिणामों का सामना। चंद्रगुप्त, इतने उद्विग्न क्यों हो रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा आचार्य, क्या करूं क्या ना करूं। हर महान स्वप्न का आरंभ उस व्यक्ति से होता है जो स्वप्न देखता है, किंतु स्वप्न देखने वाले को यह सदैव याद रखना चाहिए कि इच्छा शक्ति और लगन उसके भीतर ही होती है, जो ग्रहों और नक्षत्रों तक पहुंचकर पूरे जगत को बदल सकती है। एक बात और चंद्र, सभी विचार अचानक अपने नहीं हो जाते, सभी स्वप्न यकायक मूर्त रूप नहीं ले लेते। इसके लिए व्यक्ति को धैर्य के आसन पर जमकर बैठने का अभ्यास करना होता है, क्योंकि नियति जब घटनाओं की गति को विराम देती है तो समझ लेना चाहिए कि वो हमें उचित अवसर की प्रतीक्षा करने का संकेत दे रही है। इसलिए धैर्य का साथ कभी मत छोड़ो, यह तुम्हें उपयुक्त समय और उचित अवसर तक अवश्य ले जाएगा।